नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राम राम। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते हैं कि आप सब लोग अच्छे होंगे और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप सब लोग हमेशा ऐसे ही अच्छे बने रहें। जैसे कि आप सब लोगों को पता है श्री कृष्ण जन्माष्टमी है, तो इस पावन पर्व पर हमारी तरफ से, हमारी परिवार की तरफ से आप सब लोगों को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान श्री कृष्ण की कृपा और आशीर्वाद सदा आप सब लोगों पर बना रहे और भगवान आप सब लोगों को हमेशा सुखी और संपन्न रखे। चलिए अब बढ़ते हैं आज की क्लास की ओर। वेलकम टू माय न्यू क्लास। सबसे पहले आप लोगों का हमारी क्लास में बहुत बहुत स्वागत है और आप लोग हमारी क्लास में शुरुआत से लेकर एंड तक बने रहें। आज भी हम लोग बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट मैटर पर डिस्कस करने वाले हैं और आई होप दैट आप लोगों को पसंद आएगा। आज हम आप लोगों को बताएंगे, कुछ ऑब्जेक्ट्स के बारे में बात करेंगे जो कि एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हम लोग कैसे लिखते हैं और उन दोनों में अंतर क्या होता है और कैसे कैसे तरीके से हम लोग लिख सकते हैं, तो इसी मैटर पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं। जैसा कि मैंने अभी यहाँ नोट डाउन किया हुआ है प्रेडिकेट। अब प्रेडिकेट मैंने इसलिए लिखा हुआ है कि प्रेडिकेट का जो स्वरूप है ना वो सब्जेक्ट को यदि अलग कर दे तो बाकी का हिस्सा प्रेडिकेट में आता है, जैसा कि हमने आप लोगों को प्रीवियस क्लासेस में पढ़ाया हुआ है, आप लोगों को समझ में आया होगा। तो अभी हमने यहाँ लिखा है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट तो ऑलरेडी हम आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुके हैं। इसके बाद जो वर्ब है, वर्ब का भी जब हम लोग पार्ट्स स्पीच में चलेंगे ना तो पूरा बहुत ब्रीफली हमें एक्सप्लेन करना है, फिर भी आज भी हम कुछ बताएंगे। फिर बात आएगी ऑब्जेक्ट की, तो हमें ऑब्जेक्ट को बताना है कि एक ऑब्जेक्ट डायरेक्ट होता है और एक ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट होता है। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, और जब हम लोग सेंटेंस बनाते हैं तो इन दोनों को हम किस तरीके से लिखते हैं या किस तरीके से लिखना चाहिए, ये दोनों में डिफरेंसेस क्या होते हैं। तो जब हम ऑब्जेक्ट को समझेंगे तो बिना वर्ब के ऑब्जेक्ट को समझाना थोड़ा सा ठीक नहीं लगेगा, इसलिए वर्ब सबसे पहले हम लोग वर्ब के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर हम लोग ऑब्जेक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक, तो वर्ब को हम दो भागों में डिवाइड करते हैं, एक होती है ट्रांजिटिव वर्ब और सेकंड वन इज इंट्रांजिटिव वर्ब। हिंदी में बोले तो सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। अब इन दोनों का मतलब क्या होता है वो भी हम आपको एग्जाम्पल लिखते हैं, इसके बाद आप लोगों को एक्सप्लेन करते हैं। सेंटेंस लिखा हुआ है द स्ट्रीट डॉग्स वॉक, आवारा कुत्ते भौंकते हैं। अब देखिए इसमें जो वर्ब है ना वॉक, इसके आगे वर्ब के आगे कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, फिर भी आप देखिए आवारा कुत्ते भौंकते हैं, फिर भी एक सेंस आप निकाल सकते हैं कि जो आवारा कुत्ते हैं उनमें एक हैबिट होती है कि वो भौंकते रहते हैं, अब रात को ज्यादा भौंकते हैं, चिल्लाते हैं, कुछ भी। तो ये देखिए इसकी जो वर्ब है ना ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। कैसी वर्ब है ये? इंट्रांजिटिव वर्ब है, यानी अकर्मक क्रिया है। यहां मैंने लिखा हुआ है माय फादर गेव मी अ न्यू बुक, मेरे पिताजी ने मुझे एक नई किताब दी। तो अब आप देखिए यहाँ जो गिव है ना, गिव का सेकंड फॉर्म दिया हुआ है, क्योंकि ये जो सेंटेंस मैंने लिखा हुआ है ये सिंपल पास्ट का है, नहीं पास्ट इंडेफिनिट का है। अभी आप देखिए इसीलिए गिव का सेकंड फॉर्म हमने यहाँ गेव यूज किया हुआ है। ठीक है, तो हमें यहाँ देखेंगे माई फादर गेव मी अ न्यू बुक, मेरे पिताजी ने मुझे एक नई किताब दी। तो ये जो गिव है ना, गिव का जो सेकंड फॉर्म है ये वर्ब है, इसके आगे हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। जिस वर्ब में ऑब्जेक्ट हो उसको ट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं और जिसमें ऑब्जेक्ट ना हो उसको इंट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं। तो आपको समझ में आया कि ट्रांजिटिव वर्ब में और इंट्रांजिटिव वर्ब में क्या फर्क है। अब हम लोग ऑब्जेक्ट की ओर चलेंगे। तो हमने यहाँ लिखा हुआ है ट्रांजिटिव वर्ब, सकर्मक क्रिया, एक ऐसी क्रिया जिसमें बिना ऑब्जेक्ट के कोई उसका सेंस नहीं निकलता, यानी इसमें ऑब्जेक्ट होता है। तो जैसे अभी यहाँ हमने लिखा राजेश इज राइटिंग अ लेटर, तो यहाँ राजेश इज राइटिंग अ लेटर में जो राजेश की जो एक्टिविटी क्या हो रही है वो एक पत्र लिख रहा है। तो इसमें वर्ब क्या है? राइटिंग, और ऑब्जेक्ट क्या है इसमें? लेटर। ठीक है, अब हमने दूसरा सेंटेंस लिखा हुआ है राजेश इज राइटिंग मी अ लेटर, यानी यहां मैंने यह लिखा हुआ है कि राजेश मुझे एक पत्र लिख रहा है। तो अब यहां देखिए इस सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट हो गए हैं, एक तो मी और एक लेटर। यहां ऐसा भी बोल सकते हैं कि इसमें दो ऑब्जेक्ट हैं, एक जो है ना वो लिविंग थिंग है, एक नॉन लिविंग थिंग है। यानी एक लेटर जो है ना ये आप नॉन लिविंग लाइफलेस है, लेकिन मी जो है ना वो आई का ऑब्जेक्ट होता है, तो ये लिविंग थिंग है। तो आप देखिए इसमें दो ऑब्जेक्ट आ गए हैं। अब इसी चीज को हमें अभी एक्सप्लेन करना है कि एक सेंटेंस में दो, जो एक साथ दो ऑब्जेक्ट आते हैं, उन ऑब्जेक्ट्स को हम लोग क्या कहते हैं और उनका किस ढंग से हमें इस्तेमाल करना चाहिए। ऑब्जेक्ट्स जो है ना वो दो प्रकार के होते हैं, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, सेकेंड वन इज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। हिंदी में बोले तो प्रत्यक्ष कर्म और अप्रत्यक्ष कर्म। अब इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो हम यहाँ आपको क्लियर बता दें कि जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो
निर्जीव वस्तुएं होती हैं जैसे बुक, पेन एक्सेट्रा जो भी होता है। और जो आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो पर्सनल प्रोनाउन में आता है, जैसे एनीथिंग होता है, उसका वो ऑब्जेक्टिव केस आता है। अभी वो आपको जब प्रोनाउंस पढ़ाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन फिर भी अभी आप थोड़ा समझ लीजिए। तो इनडायरेक्ट और डायरेक्ट में यही अंतर है। दूसरा, जब कोई एक सेंटेंस लिखा हो, उसका ऑब्जेक्ट हमें फाइंड करना हो कि इसका ऑब्जेक्ट क्या है, तो आप यदि वर्ड से आप क्वेश्चन पुटअप करेंगे, उसमें अभी मैं वो भी एक्सप्लेन करके बता दूंगा। जब वर्ड से आप पूछेंगे तो आंसर आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में आएगा, और अगर आप हुम से पूछेंगे किसे किसने, तो वो आपका इनडायरेक्ट में आएगा। चलो वो भी बताते हैं। मैंने अभी ये सेंटेंस लिखा, राजू इज राइटिंग अ लेटर। तो इसमें एक सकर्मक क्रिया है राइटिंग, और उसमें एक ऑब्जेक्ट है अ लेटर। तो हमें ये फाइंड आउट करना है कि इसमें जो ऑब्जेक्ट है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो जैसा कि मैंने बताया था कि यदि आप क्वेश्चन वर्ड से पुटअप करेंगे तो आपका आंसर हमेशा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में ही आएगा। तो मैंने पूछा व्हाट इज राजू राइटिंग, राजू क्या लिख रहा है, तो राजू क्या लिख रहा है, राजू इज राइटिंग अ लेटर, यानी एक पत्र लिख रहा है। तो अ लेटर एक लाइवलेस थिंग हो गई है ना, तो ये आपका कौन सा ऑब्जेक्ट हो गया, ये आपका हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, यानी आंसर में हमेशा ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट निकल के आएगा। अब फ्रेंड इसको देखिए, मैंने लिखा राजू इज राइटिंग मी अ लेटर, यानी राजू मुझे एक पत्र लिख रहा है। अब इसमें ये देखना है कि ऑब्जेक्ट डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है, तो हमें किससे, हुम से क्वेश्चन पुटअप करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा कि वो डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है। हमेशा हुम का आंसर जो है ना वो इनडायरेक्ट में आता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है, और वर्ड से जब आंसर आएगा तो वो आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में आएगा। तो यहां देखिए, टू हुम इज राजू राइटिंग अ लेटर, राजू किसको एक पत्र लिख रहा है, तो यहां लिख सकते हैं टू मी, यानी मुझे। तो इसमें आंसर में क्या आने वाला है, मी। ये आपका यहाँ आंसर है। तो यहाँ आप समझ पाए होंगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमेशा आपका नॉन लिविंग थिंग में आएगा, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमेशा आपका लिविंग थिंग में आएगा, जो कि पर्सनल प्रोनाउन के ऑब्जेक्ट हो गए, तो प्रोनाउन के ऑब्जेक्टिव केस में आएगा। तो अभी आपको इतना समझ में आया। अब इनको सेंटेंस में हम लोग लिखने का तरीका क्या था उसको भी हम लोग समझते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी आप लोगों ने इतना समझा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है। यानी ऑब्जेक्ट टू टाइप्स के होते हैं, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। दोनों का अंतर आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब जो हम आप लोगों के साथ डिस्कशन करते हैं, जो हम आप लोगों को यहाँ बताते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, यदि आप लोगों को पसंद आ रहा हो, समझ में आ रहा हो, तो प्लीज आप लाइक जरूर करते चलिए, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए, ताकि और लोग भी इसको अच्छे से समझ सकें। या एक आप लोगों के मन में जरूर आ रहा होगा कि यदि एक सेंटेंस में एक साथ दोनों ऑब्जेक्ट आ गए तो हम किसको पहले लिखें। तो यहां हम आपको बता दें कि दोनों में से आप किसी को भी पहले लिख सकते हैं, लेकिन उनका तरीका थोड़ा सा बदल जाएगा। वो तरीका कैसे बदलेगा वो भी हम आपको बताते हैं। मैंने यहां सेंटेंस लिखा, माई ग्रैंड मदर टोल्ड मी अ स्टोरी, मेरी दादी माँ ने मुझे एक कहानी सुनाई। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, माई ग्रैंड मदर टोल्ड अ स्टोरी टू मी। अब आप दोनों सेंटेंस को देखिए, दोनों की हिंदी ना सेम बनेगी, यानी मेरी दादी माँ ने मुझे ये कहानी सुनाई। अब आप इस सेंटेंस को देखिए, या तो आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, यदि आप चाहें तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं। लेकिन यहां एक चीज आपको याद रखनी है कि यदि आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को यदि बाद में लिख रहे हैं तब तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बीच में ला रहे हैं, इनडायरेक्ट को बाद में लेके जा रहे हैं, तो आपको हमेशा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ टू और फॉर का यूज करना पड़ेगा। ये करना है आपको, जब भी लास्ट में लिखेंगे आप, तो इसके साथ आपको एक प्रपोजिशन टू और फॉर, दो प्रपोजिशन से यहां आपको यूज करने होंगे। अब फॉर का यूज कैसे करना है वो भी आप देख लीजिए। मैंने एक सेंटेंस यहाँ लिखा है, राहुल इज राइटिंग अ लेटर फॉर मी, राहुल मेरे लिए एक पत्र लिख रहा है। अब देखिए यहाँ यदि हम इसको ऐसे लिखते, राहुल राइटिंग मी अ लेटर, तो यहाँ फॉर लगाने की जरूरत नहीं थी, अब ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसकी हिंदी भी लिख के एक बार एक्सप्लेन करते, शायद कुछ लोगों को समझ में ना आए, तो इसको अब इन सेंटेंस को देखिए फ्रेंड। सबसे पहले मैंने लिखा, माई ग्रैंडफादर गिव मी एन एप्पल, मेरे दादाजी ने मुझे एक एप्पल दिया, एक सेब दिया। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, माई ग्रैंडफादर एन एप्पल टू मी। तो यहाँ मुझे जब मैंने क्या किया, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हम लास्ट में लाए, तो हमें क्या करना पड़ा, यहाँ टू प्रपोजिशन हमें ऐड करना पड़ा। सेकंड सेंटेंस में देखिए आप, माई फादर बॉट हिम अ न्यू पेन, मेरे पिताजी उसके लिए या उसको एक नया पेन लाए या खरीदा। तो माई फादर बॉट अ न्यू पेन फॉर हिम, तो यहां हमें क्या ऐड करना पड़ा, फॉर।
को हम लोग आगे पीछे भी लिख सकते हैं। बस इतना ध्यान रखना है कि जब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हम लास्ट में लिखने जाएंगे तो हम वहां दो प्रीपोजिशन को हमें लर्न करके रख लेना है। दो प्रीपोजिशंस यानी टू एंड फॉर, इनको हमें यूज करना है और कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें उनके साथ जोड़ना है। तो आई थिंक इतना आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, समझ में आया। जब हम लोग एक्टिव पैसिव पढ़ते हैं तो उनमें भी यही प्रॉब्लम आती है। उसमें फिर हमें ये कंफ्यूजन आती है कि किस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएं। अब थोड़ा सा फिर वही चीज आ रही है, हर बार हम कोई भी सेंटेंस या कुछ भी सब्जेक्ट प्रेडिकेट कुछ भी सीखते हैं तो उसमें क्या होता है, एक्टिव पैसिव बीच में आ जाता है। तो क्या करें, अब एक्टिव पैसिव को भी साथ में लेके चलना है, उसकी थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन अभी आपको देते चलेंगे। फिर आगे हम लोग जब एक्टिव पैसिव तक पहुंचेंगे ना तो फिर उस समय आप लोगों को फिर समझने में थोड़ी आसानी होगी। तो ऐसा जो डिस्कशन चल रहा है हमारा अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करते चलिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब भी करते चलिए। चलिए आगे फिर बात करते हैं। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। मैंने अभी बीच में बताया था, आपको शायद याद होगा। तो वही चीज हमें करनी है कि कैसे हमें ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है और कैसे सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है। हमारा एक वीडियो पड़ा हुआ, उसमें आप देखेंगे कर्ता क्रिया कर्म, उसमें मैं जो बच्चा पतंग उड़ा रहा है उसमें मैंने इसको एक्सप्लेन किया हुआ है। तो उसको आप देखेंगे तो अभी आपको समझ में आ जाएगा। चलिए तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने इसी सेंटेंस को मैंने दोनों तरीके से बना के देखा है। देखिए आप, माई ग्रैंडफादर गिव मी एन एप्पल, मेरे दादाजी ने मुझे एक सेब दिया था। अब मैंने इसको जब पैसिव वॉइस में लेके आया तो मैंने क्या किया, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाया बाय के साथ। और हेल्पिंग वर्ब जो एक्सिलरीज होती है वो तो अकॉर्डिंग टू टेंस आती है, तो वो अभी जब एक्टिव पैसिव पढ़ेंगे तो वो पूरा डिटेल बताएगा। अभी उसमें चलेंगे तो फिर बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। तो उसमें क्या, ये पास्ट इंडेफिनिट है तो इसमें वाज वर आएगा, इतना हम बता देते हैं। वो होता तो इजार एंड बीइंग होता, तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो पास्ट इंडेफिनिट में सिंपल पास्ट में हमेशा वाज वर का यूज करते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ। तो ये देखिए, मैंने पहले क्या किया, मैंने पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया एन एप्पल। अभी हमने क्या किया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को मैंने सब्जेक्ट बनाया है। एन एप्पल वाज गिवन टू मी, जो मी था इसके साथ टू ऐड कर दिया, प्रपोजिशन टू मी बाय माय ग्रैंडफादर। अब मैंने क्या किया, इनडायरेक्ट को सब्जेक्ट बनाया दूसरे सेंटेंस में। तो मी ऑब्जेक्ट है, जब इसको सब्जेक्ट फॉर्म में लिखे जाएगा तो क्या होगा, आई, क्योंकि आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, मी। वो भी प्रोनाउन पढ़ाएंगे तो वो भी एक्सप्लेन करेंगे। तो मैंने मी को आई में चेंज कर लिया। हेल्पिंग वर्ब जो होगी आई के साथ वाज आएगी, वाज गिविंग अ लेटर बाय माय ग्रैंडफादर। बाकी सेंटेंस में सही कौन है, हो सकता है बहुत कुछ बच्चे ऐसा सोच सकते हैं कि इसमें दोनों में करेक्ट कौन है। तो यहां हम आपको बता दें कि ये दोनों करेक्ट हैं। चाहे आप इसको इस तरीके से पैसिव वॉइस में चेंज करें तब भी ये सही माना जाएगा, चाहे आप इसको इस तरीके से चेंज करें तब भी सही माना जाएगा। लेकिन हाँ, तो जो लिविंग थिंग को जब हम सब्जेक्ट बनाते हैं तो वो ज्यादा अच्छा रहता है, वो ज्यादा अच्छा लगता है, या ज्यादा उसमें क्लियरिटी नेचुरलिटी कुछ भी समझ लो तो वो ज्यादा अच्छी लगती है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, वैसे दोनों करेक्ट हैं, आप इस वे में बनाएंगे तब भी ठीक है, ऐसे बनाएंगे तब भी ठीक है। ये सिचुएशन तब क्रिएट होगी जब दो ऑब्जेक्ट एक साथ आएंगे। जब एक ही आएगा फिर तो कंफर्म ही है कि उसी को ऑब्जेक्ट बनाना है, इसलिए करेक्ट दोनों हैं। लेकिन आप यदि अगर इनमें ये ऑप्शन आए कि दोनों में किस तरीके से आपको बनाना है, तो जहां तक मेरा मानना है, आप अगर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट ग्रुप में लिखेंगे तो वो ज्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि वो लिविंग थिंग में आएगा। तब लिविंग थिंग को जब हम लोग एज ए सब्जेक्ट लेंगे तो थोड़ा अच्छा लगेगा ना, इसी वजह से। तो आई थिंक ये इतना आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। मैंने समझाने की कोशिश तो बहुत की है और आशा भी करता हूं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। फिर भी मैं एक बार फिर से बोल रहा हूँ, आप लोगों को यदि समझ में नहीं आया हो तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में एक बार कमेंट कर दे कि प्लीज हमें इसको एक बार और समझना चाह रहा है, तो मैं नेक्स्ट क्लास में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। और हम देखते हैं कि मोस्टली लोग व्यूज तो होते हैं, आप लोग देखते, लेकिन कमेंट्स में नहीं लिखते हैं। तो या तो हमें माने कि आप लोगों को समझ में आ रहा है, और अगर समझ में आता है तो प्लीज आप नाइस ही लिख दिया करेंगे, तो हमें ये समझ में तो आएगा कि हाँ आप लोगों को ठीक लग रहा है। तो यहाँ हमने जो आज बताने की कोशिश की वो क्या की, पहले तो मैंने वर्ब का स्वरूप बताया, ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब। फिर मैंने ऑब्जेक्ट का स्वरूप बताया, क्या ऑब्जेक्ट दो होते हैं, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट। अब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट में क्या फर्क होता है, कैसे उनको सेंटेंस में अलग अलग यूज किया जाता है, जब दोनों एक साथ होते हैं तो एक्टिव पैसिव में किसको फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाती है, कैसे हिसाब से बनाए जाते हैं, वो मैंने सारा आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। और आशा करते हैं कि बस आप लोग ऐसे जुड़े रहिए, समझते चलिए। और फिर भी मैं फिर से आपसे एक हम्बली रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि यदि आप लोगों को फिर भी कोई डाउट है तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, आई विल सॉल्व इट, और इस पर हम डिस्कस फिर से करेंगे। तो आशा करते हैं कि इतना आप लोगों को समझ में आया होगा। बस ऐसे आप हमारे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। और यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं, पहली बार जुड़ रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर हम लोग अपनी क्लास आगे कंटिन्यू रखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जो आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, देख रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। नमस्कार।